अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2024 का इलेक्शन क्या बीजेपी को डर लग रहा है या बीजेपी बआसानी जीत जाएगी? मगर अगर मेरी मानेंगे तो बीजेपी को अंदर से परेशानी शुरू हो गई है। अब चाहे वो सत्यपाल मलिक हो या नितिन गडकरी हो, जहां अंदर की परेशानी सता रही है, वहीं इंडिया अलायंस के बनने के बाद से अगर उसको देखकर बीजेपी के भी पसीने छूट रहे हैं। अगरचे कि पसीना चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि पसीना निकल रहा है। ये बात ज़रूर कही जा सकती है। शायद इसीलिए इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए शरद पवार, ममता बनर्जी और केजरीवाल को इस्तेमाल करने का बीजेपी अच्छी तरीके से कोशिश करना शुरू कर दी है। मीडिया हो या इनकम टैक्स हो या ईडी हो या सीबीआई हो, ये तो हैं ही बीजेपी के साथ। लेकिन अब ऐसा लग रहा कि बीजेपी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने में से दूसरे महकमों में से निकालकर आवाम तक राहत पहुंचाने या आवाम के अच्छे दिन लाने की एक कोशिश कर रही है। अब अच्छे दिन ऐन इलेक्शन से लाने की जो कोशिश है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को फिल वक्त बुरे दिन का सामना है और बुरे दिन को अच्छे दिन में बदलने की बीजेपी एक कोशिश कर रही है। तो शायद हर डिपार्टमेंट से, हर महकमे से, हर मिनिस्ट्री से बजट को काटकर आवाम तक ऐसे स्कीमात लाने की या ऐसे ऐलानात करने की कोशिश हो रही है जहां पे आवाम डायरेक्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। अलगर्ज बात यही है कि अच्छे दिन की जो बात थी वो पेट्रोल सस्ता हो सकता है, या जो राजस्थान और कर्नाटका में कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कही थी, तो उसका मुकाबला करने के लिए शायद सरकारी खर्च से 1 लाख करोड़ रुपए निकाल कर आवाम तक पहुंचाने की एक कोशिश हो रही है। रहा सवाल शरद पवार का, तो शरद पवार, बल्कि ये कहूँगा कि महाराष्ट्र में बग़ैर शरद पवार के पावर किसी को नहीं मिल सकता। तो महाराष्ट्र की जहाँ तक बात है, वहाँ पे 48 सीट्स महाराष्ट्र में हैं, जो काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छे नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए शरद पवार को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। इसलिए कि शिवसेना को आप तोड़ दिए हैं, एनसीपी को तोड़ दिए हैं, मगर एनसीपी, शिवसेना तो अपनी जगह है, लेकिन एनसीपी को तोड़ने के बाद शरद पवार अभी भी भारी हैं। तो अगर शरद पवार साथ जाते हैं तो फिर ये कुछ मामला बदल सकता है। जहाँ तक वेस्ट बंगाल या ममता बनर्जी का सवाल है, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स हैं और केजरीवाल जहाँ जहाँ जाते हैं कांग्रेस से उसको नुकसान होता है। तो इसीलिए शायद केजरीवाल को भी अपने लपेटे में लेने की कोशिश हो रही है। वरना अगर देखा गया तो 48 सीट्स और 42 सीट्स अगर यही मिला लेंगे तो तकरीबन 90 सीट के करीब यहीं पर ही आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी 80 सीट हैं, बिहार में 40 सीट हैं, तो ये दो भी मिलाए तो 120 सीट के करीब हो जाते हैं। तो बहरहाल 200 सीटों पे कुछ करने की कोशिश हो रही है। अगर कांग्रेस कामयाब होती है केजरीवाल को अपने साथ रखने में, शरद पवार को अपने साथ रखने में, या यूपी बिहार में अखिलेश और नीतीश को अगर साथ रखते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि पूरा सियासी मंजर यकीनन बदल सकता है। वैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ये ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मामला है। अब इसमें अगर देखेंगे तो वोट शेयर की अगर हम बात करेंगे, इसमें अगर देखेंगे तो एनडीए को जो वोट मिले हैं, तो टोटल असेंबली और पार्लियामेंट में मिलाए 26 करोड़ वोट एनडीए को अब तक मिलते आए हैं, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट के इलेक्शन हो। और अब तक जो इंडिया, पहले इंडिया बिखरा हुआ था, अब इंडिया अलायंस के उस तौर पे जब आए हैं, तो इन सब पार्टीज़ को जो इंडिया अलायंस में है, अगर इनका वोट शेयर निकाले तो ये होता है 23 करोड़। 23 करोड़ में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के ही तकरीबन 11.5 करोड़ वोट कांग्रेस को लगातार मिलते आए हैं। चाहे वो दिन हो या रात हो, 11.5 करोड़ आज भी कांग्रेस पार्टी के पास मौजूद हैं। अगर कांग्रेस बैक्ड अलायंस जो इंडिया अलायंस है, इसकी हम बात करेंगे तो सिर्फ 3 करोड़ वोट का फ़र्क है एनडीए में और इंडिया अलायंस में। जब उस वक्त पहले अगर जाएंगे तारीख में, तो उस वक्त नोटबंदी नहीं थी, लॉकडाउन की परेशानी लोगों को कभी नहीं दिखी थी। सिलेंडर 400-600 रुपये का सिलेंडर था, जो आज 1000-1200 रुपये तक पहुंच गया है। पेट्रोल
50-60 रुपये था जो अब 100 रुपये के निशाना पार कर गया है। डॉलर 50 रुपये था जो अब 82 रुपये के करीब पहुंच गया है। तो ऐसे हालत में नज़र आ रहा है कि पसीना तो छूट रहा है, लेकिन एक तबका अभी भी ऐसा है, एक सोच ऐसी बनती आ रही है कि भूखे रह जाएंगे मगर वोट मोदी को वोट डालेंगे। तो ऐसे लोग हैं, शायद उनको और पिसने की ज़रूरत है, तभी शायद उनकी सोच बदलेगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो मंजर कसी हो रही है पूरे मुल्क की, वहाँ पे तब्दीली की लहर आने के बहुत अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। फिर भी देखना यह है कि शरद पवार, ममता, अखिलेश, केजरीवाल और नीतीश कुमार किस तरीक़े से अपने आप को पेश करते हैं, और अगर कांग्रेस की इनको सही तौर पे बैकिंग रही तो फिर तो तब्दीली यकीनी नज़र आती है। अब कैच यहाँ पे ये है कि एमपी और एमएलए वोट की जहाँ तक हम बात करेंगे तो वहाँ पे 23 करोड़ और 26 करोड़ के वोट की जो बात आ रही है उसमें 3 करोड़ वोटों का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन असेंबली में जो आदमी कांग्रेस को वोट दिया, क्या वो आदमी पार्लियामेंट में भी कांग्रेस को वोट देगा? ये बहुत बड़ा कैच है, इसको समझने की ज़रूरत है। कर्नाटका में अवाम ने भले ही खुलकर कांग्रेस को वोट दिया, मगर यही अवाम पार्लियामेंट में कांग्रेस के साथ ही जाएगी या फिर छत पे चढ़कर ताली बजाना, दिया जलाना, अपने छतों पे, अपने घरों में दिया जलाना, ऐसे लोग यहाँ पे अगर बढ़ जाते हैं तो फिर क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस को भी ये बात अंदर से सता रही है कि क्या हो सकता है पार्लियामेंट के हद तक। ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि तेलंगाना के हद तक, अब तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस टीआरएस का मुकाबला हो गया है, या कांग्रेस वर्सेस बीआरएस का मुकाबला हो गया है। बीजेपी यहाँ से बिल्कुल ही साफ हो गई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बीजेपी जिस मजबूती से यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही थी, उस मजबूती के साथ बीजेपी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि अगर बीजेपी सख्त मुकाबला करती है या दोनों पार्टीज़ के बीच में तीसरी पार्टी बन के अगर उभरने की कोशिश करती है तो इसका रास्त फ़ायदा कांग्रेस को हो सकता है। इसीलिए शायद बीजेपी ये सोचकर खामोश हो गई है कि इन दी लॉन्ग रन, अगर मुस्तकबिल करीब में देखेंगे या दूर पर भी अगर नज़र डालेंगे तो ऐसा लग रहा कि तेलंगाना में बीजेपी आओ या ना आओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस को रोकना यहाँ पे ज़रूरी है। अब कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी भी ये चाह रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस रुकना, बीआरएस भी यही चाह रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस किसी हाल में यहाँ पे नहीं आना चाहिए। जहाँ तक तेलंगाना की बात है, तेलंगाना में 20 सीट ऐसे हैं जहाँ पे मुसलमान जीत सकता है। यकीनी तौर पे अगर मुस्लिम वोट एक तरफ पलटता है तो 100% जिता सकता है या जीत सकता है। 40 सीट ऐसे हैं तेलंगाना में जहाँ पे मुसलमान अगर इत्तेहाद का मुजाहरा करता है और अगर एक पार्टी के तरफ वोट जाता है तो उस पार्टी की जीत यकीनी हो सकती है। खैर ये है कि अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, चाहे तेलंगाना हो या सेंटर में हो, जो लोग ये घमंड में हैं कि उनकी हुकूमत यहीं पर ही रहेगी और वो तख्त ताउस पर क़ायम रहेंगे, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कह दूँगा कि हमारी तारीख़ तो ये बताती है, इस्लाम की तारीख़ में ये बताया गया है कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील का जो सूरा था, उस वक्त भी जो लोग थे जो हाथियों के बलबूते पे, ताकत के बलबूते पे ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन एक परिंदा आसमान से अल्लाह के हुक्म से आता है और बड़े बड़े हाथियों को ढेर कर देता है। तो उसमें यह है कि बस इसमें हमारे पास ये है कि अबाबील तो आने का मुश्किल है, इसलिए कि हमारे आमाल भी अबाबील को रोक देते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इत्तेहाद अगर हम पैदा करेंगे तो वो अबाबील से कम नहीं होगा। तो असहाबे फ़ील को ढेर करने के लिए अगर हम इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी या हमारे अच्छे दिन आने की एक बात हो सकती है। बीजेपी का जहाँ तक ज़वाल का ताल्लुक़ है, अगर बीजेपी को अंदरूनी चीज़ों पे अगर हम देखेंगे तो एक तरफ सत्यपाल मलिक हैं, साबिक़ गवर्नर जम्मू कश्मीर, जिन्होंने हाल ही में जो बयानात दिए हैं उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चाहे वो पुलवामा का असर हो या फिल वक़्त राम मंदिर के लेकर अगर वहाँ पर कुछ भी मिलिटेंट्स के नाम पे या मुसलमानों को उकसा कर, मुसलमानों को
पैसे देकर, लालच देकर वहाँ पे पकड़ा कर राम मंदिर पे हमला होने की कोशिश हो रही थी या साजिश हो रही थी। तो अगर सत्यपाल मलिक के बयानात को एक तरफ रखेंगे तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे हैं जो राजस्थान में कहीं पर भी हों महारानी का रोल वो अदा करती हैं। 25 से 30 एमएलए पे उनकी गिरफ्त है बरकरार, और उन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने की एक कोशिश या साजिश हो रही है खुद बीजेपी में। हो सकता है कि बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो दोस्ती है वो याराना में ये कोशिश हो रही है कि वसुंधरा राजे को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना के सियासी मैदान से साफ कर दिया जाए। वसुंधरा राजे को और वाइस प्रेसिडेंट के मामले को अगर हम देखेंगे तो साउथ इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर उभरने वाले वेंकैया नायडू, जो कभी बीजेपी के प्रेसिडेंट भी थे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर भी थे, उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाकर 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट बने रहे। उसके बाद आज सियासी मैदान से या सियासी उफक पे से वेंकैया नायडू का नाम व निशान ख़त्म हो गया है। तो वसुंधरा राजे यकीनन चालाक सियासतदान हैं, वो समझ सकती हैं कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बनती हैं तो फिर उसके पीछे उनको आगे चल के 5 साल के बाद क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के या नरेंद्र मोदी के जो ऑफ़र है उसको ना मानते हुए कुछ ना कुछ खेल खेल सकती हैं। वैसे अशोक गहलोत को भी ये कहा जाता है कि अशोक गहलोत अच्छों को अपने साथ ले लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे गठजोड़ अगर होता है तो फिर राजस्थान में कांग्रेस का आना तय है। और वसुंधरा राजे भी हो सकता है कि सत्यपाल मलिक की तरह एक कांटे की तरह चुपते रहेंगी जहाँ तक 56 इंच वालों का मामला है। इनके अलावा, ये दो के अलावा तीसरी चीज़ है नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी भी हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। नितिन गडकरी को भी, या नितिन गडकरी का जो कैरेक्टर असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट शुरू हुई है अब मीडिया में, सोशल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अगर हम बात करेंगे तो कैग रिपोर्ट आने के बाद या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आने के बाद नितिन गडकरी पर भी रिश्वत सतानी के या बदउनवानियों के उंगलियां उठना शुरू हो गए हैं। जो रोड्स बनाने के, रोड एंड हाईवेज़ के जो मिनिस्टर हैं उन पे ये इल्ज़ाम है कि वो रोड्स तो यकीनन बहुत ज़्यादा रोड्स बने हैं लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस पे नितिन गडकरी का कैरेक्टर असैसिनेशन की बात शुरू हुई है। लेकिन नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं, नागपुर से करीब भी हैं और उनकी अच्छी खासी पहुंच है। मैं समझता हूं कि वो जब वक्त आएगा तो ही अपने पत्ते खोलेंगे, और जब पत्ते खुल जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे किस तरीक़े से सियासी चीज़ हो सकती है। लेकिन इसमें, इन सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में जो बात है वो ये है कि एक तरफ ईस्ट के तरफ अगर जाएंगे तो मणिपुर में जिस तरीक़े से जो मारधाड़ की जो कैफियत आ गई है, वहाँ पे दोनों ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो लड़ने की बात आ गई है, तो मणिपुर एक तरफ है तो फिर नू दूसरे तरफ है। ईस्ट में अगर मणिपुर है तो वेस्ट में नू का मामला है, वहाँ पर भी मुसलमानों के, नू में तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है, ट्राइबल्स की जो जहाँ तक बात है मणिपुर में हो रही है। लेकिन इस दोनों के बीच में, ईस्ट और वेस्ट के बीच में अयोध्या भी पड़ता है, जहाँ पे श्री राम की मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है जनवरी में। अब अगर सत्यपाल मलिक की बात यहाँ पे सही होती है कि पुलवामा जिस तरह मोदी साहब की जीत को यकीनी बनाया था, आज अगर राम मंदिर के तरफ या राम मंदिर के करीब में खुदा न खास्ता कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें इधर से उधर से पकड़ के लाके कोई बम्बई के दहशतगर्द के वैसा किसी को लाकर अगर यहाँ पे राम मंदिर के करीब में या उत्तर प्रदेश में या अयोध्या के पास या लखनऊ के पास भी अगर किसी को पकड़ा देते हैं तो खुदा न खास्ता ये चीज़ पूरे हिंदुस्तान में मणिपुर और नू की कैफियत पैदा कर सकती है। तो इन ऐसे हालात में हमें आँख खुली रखकर, होशियार रहकर इन सब चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। इसलिए कि फ़िलवक़्त जो चाल चली जा रही है, कहीं पर भी हो अपनी सीट बचाने की कोशिश हो रही है। इन सीट की चक्कर में हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का मामला हो, ये तोड़ने की जो बात थी, इन सब में अभी तक तो कामयाबी मिली है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे पास अभी भी बहुत अच्छी उम्मीद लेके हमें आगे बढ़ना है, ताकि हम
हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही बना के रखेंगे, गुलदस्ते की तरह सजा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद के ज़रिए एक अच्छे गुलदस्ते की तरह सजा के रखने की हम अपनी तरफ से जो पहल करना चाहिए, जो कोशिश करना चाहिए, वो हम जारी रखना है। और सलामती के साथ आहिस्ता आहिस्ता अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीनन हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं। बहरहाल इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।